वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम 28 नवंबर सेकंड शिफ्ट का हो चुका है। हम सेकंड शिफ्ट का 100% एक्यूरेट क्वेश्चन और आंसर के साथ एनालिसिस लेकर आए हैं, तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखना। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप लोग आरआरबी ग्रुप डी की पल पल की अपडेट चाहते हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन जो हैं ये सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान किस देश को मिला? चार ऑप्शन थे, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड और नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड को प्रथम स्थान मिला। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फिनलैंड ही पहले स्थान पर क्यों रहता है? तो इसका जो फैक्ट है, उच्च सोशल ट्रस्ट, लोगों को एक दूसरे पर भरोसा रहता है, इसलिए नंबर वन रहता है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ की बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। और क्राइम रेट बहुत कम होता है। बेहतरीन हेल्थ केयर और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। प्राकृतिक से भरपूर और साफ वातावरण है। ये नंबर वन रहने का कारण है। फैक्ट नंबर दो है, रिपोर्ट में किन डेटा का उपयोग किया जाता है? कि ये जो रैंक निकाली जाती है, इसमें किस डेटा का उपयोग किया जाता है? तो ग्लैप वर्ड पोल के सर्वे का डेटा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और लाइफ इवोल्यूशन, खुद की जिंदगी का मूल्यांकन किया जाता है। पॉजिटिव इमोशन, खुशी मुस्कान, ठीक है। और निगेटिव इमोशन, स्ट्रेस चिंता और सोशल सपोर्ट, ये सारे फैक्ट को मतलब ध्यान में रखते हुए जो सर्वे किया जाता है उससे रिपोर्ट तैयार की जाती है। और तीसरा फैक्ट है कि टॉप 5 हैप्पीनेस कंट्री, सामान्य रूप से 5 जो कंट्री हैं उनके नाम क्या हैं? तो पहला है फ़िनलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा था आइसलैंड, चौथा था स्विट्ज़रलैंड और पाँचवाँ था नीदरलैंड, ठीक है। ये 5 हैप्पीनेस कंट्रीज़ हैं, ठीक है। चौथा फैक्ट है, एशिया का सबसे सबसे खुश देश कौन-सा है? पूछा जाएगा एशिया का सबसे खुश देश कौन-सा है? तो इज़राइल जो है वो कई वर्षों से एशिया में शीर्ष पर रहता है, ठीक है। इज़राइल जो है वो सबसे खुश देश है। पाँचवाँ फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम रैंक वाला देश कौन-सा है? कि इस रैंक में सबसे कम रैंक किसकी है? तो अफ़गानिस्तान सबसे लास्ट, अफ़गानिस्तान और लेबानोन और ज़िम्बाब्वे जो हैं, इन देशों में युद्ध, संकट, आर्थिक गिरावट है, इसका कारण है, ठीक है। ये सबसे नीचे रैंक वाले देश हैं, ठीक है, 3 देश। अगला फैक्ट पूछा जा सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कब शुरू हुआ? ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये कब शुरू किया गया? तो आपको बताना है कि 2012 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 2012 में। भारत की रैंक नीचे क्यों रहती है? आपको बताना है कि भारत की रैंक नीचे रहने का मुख्य कारण जो है वो पॉपुलेशन प्रेशर है, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। इकोनॉमिक इनक्वालिटी है, ठीक है, इकोनॉमिक की दिक्कत है। हाई स्ट्रेस लेवल है, यहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर बेरोजगारी ज़्यादा है और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ भी हैं। इसलिए जो है भारत की रैंक नीचे रहती है, ठीक है। और यह इंडेक्स क्यों बनाया गया? यह इंडेक्स बनाया क्यों गया? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देशों के प्रगति को सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि खुशी से नापने के लिए है। दुनिया भर में जीवन गुणवत्ता की तुलना करने के लिए, ठीक है। ये सारे फैक्ट हैं, ये सारे फैक्ट याद रखना। एक क्वेश्चन से हमने 8 से 10 क्वेश्चन बना दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, वो पूछा गया था, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका अगला फैक्ट है, इसका उद्देश्य विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। और पहला विश्व हिंदी दिवस 2006 में मनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो आप लोगों को बताना है कि 2006 में। इसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था 2006 में, ठीक है। 10 जनवरी को ही पहला विश्व हिंदी दिवस 19 सम्मेलन जो हुआ था वो 1975 में नागपुर में हुआ था, ठीक है, आयोजित किया गया था। इसी कारण इसी दिन को चुना गया था, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस विदेशों में मौजूद भारतीय दूतावासों और सांस्कृतिक केंद्रों में मनाया जाता है। और दुनिया के 50 देशों में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस अलग-अलग हैं।
मतलब कि विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस अलग-अलग हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ मत होना, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर, ठीक है? ये फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2025 का कर्नाटक बजट किसने प्रस्तुत किया? हू प्रेजेंटेड द 2025 कर्नाटक बजट? तो जो सिद्धारम्मा थे वो उन्होंने कर्नाटक का बजट प्रस्तुत किया था 2025 में, ठीक है? 2025-26 के लिए कर्नाटक राज्य बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 7 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था। इस बजट को पेश करने वाले मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, फाइनेंस पोर्टफोलियो थे, ठीक है? सिद्धारम्मा। यह उनके लिए एक रिकॉर्ड 16 बजट था, यानी उन्होंने अब तक कुल 16 बजट प्रस्तुत किए हैं। 2025-26 का बजट कुल अनुमानित व्यय लगभग कितना था? 4,08,647 करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट था, ठीक है? बजट में बेंगलुरु का विशेष विकास, अवसंरचना, सामाजिक कल्याण व अन्य कई प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली? तो भूषण रामकृष्णा गवई ने जो है शपथ ली थी, ठीक है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्णा को 24 मई 2025 को भारत का 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति कार्यालय नई दिल्ली में आयोजित हुआ और शपथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई थी और गवाई पदभार संभालने वाले पहले बौद्ध सीजीआई बने। यह एक ऐतिहासिक नियुक्ति थी। वे दलित समुदाय से दूसरे सीजीआई थे। इससे सामाजिक प्रतिनिधित्व को बल मिला। गवाई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का था क्योंकि वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई? ठीक है, यह पहले से जुड़ी खबर थी। तो ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो गोवा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई मछली पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सक्रिय रूप से लागू की गई। योजना के तहत मछुआरों और फिशरमैन समूहों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जा रही है। गोवा में पीएमएमएसवाई का फोकस आधुनिक बुनियादी ढांचा विकास जैसे इंसुलेटेड वाहन, मछली संरक्षण के उन्नत उपकरण, आधुनिक कोल्ड चेन सुविधाएं। योजना से राज्य के फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने का लक्ष्य है। पीएमएमएसवाई का उद्देश्य गोवा में मछली पालन उद्देश्य को अधिक आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नति लाभकारी बनाना है। विच पैराशूटिंग कोच वाज अवार्डेड द द्रोणाचार्य अवार्ड इन 2025? साल 2025 में कौन से पैराशूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? ऑप्शन हैं सुभाष राणा, ऑप्शन बी हैं दीपाली देशपांडे, ऑप्शन सी हैं संदीप सांगवान और ऑप्शन डी हैं अर्जुन मांडो इंग्लो कोलोको। ठीक है, तो 2025 में पैराशूटिंग कोच में द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला था वो मिला था सुभाष राणा जी को। सुभाष राणा जी को मिला था। सुभाष राणा को 2025 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। ठीक है, रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें पैराशूटिंग में उनके उत्कृष्ट कोचिंग योगदान के लिए मिला। सुभाष राणा के प्रशिक्षित कई पैराशूटर जैसे अवानी लेखारा, मनीष नारवाल, रुबीना फेरेंटिस ने 2021-24 में पैरालंपिक विश्व चैंपियनशिप और अन्य बड़े टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक और रजत पदक जीते। 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया था, सुभाष राणा को औपचारिक रूप से द्रोणाचार्य अवार्ड प्रदान किया गया। इससे वह 2025 में पैराशूटिंग कोचिंग के क्षेत्र में भारत के शीर्ष सम्मानित कोचों में शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए की पहली महासभा असेंबली कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसके ऑप्शन थे भोपाल भारत, नई दिल्ली भारत,
कैरोनोबी केन्या और जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। आईबीसीए की पहली महासभा 16 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने की थी। ठीक है। आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना भारत द्वारा 2024 में की गई थी। क्वेश्चन पूछे आईबीसीए की स्थापना कब की गई थी, तो बताना 2024 में। और पूछने कहाँ की गई थी, तो आपको बताना है भारत में। इसका मुख्यालय भी भारत में है। पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है भारत में है। और इस महासभा में कई देशों ने भाग लिया। कुल मिलाकर प्रथम बैठक में 9 देशों ने मैत्री स्तरीय प्रतिमंडल उपस्थित थे। ठीक है, 9 देश उपस्थित थे पहली महासभा में। आईबीसीए का उद्देश्य विश्व स्तर पर बड़े बाघ, बिग कैट्स जैसे बाघ, टाइगर, शेर, लॉयन, तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ, चीता और जगुआर, पूमा का संरक्षण व उनकी आबादी तथा उनके आवासों की सुरक्षा करना था। ठीक है, मेन मकसद यही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था इन द 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन वोमेन सिंगल फाइनल हु बीट ओम। मतलब 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में विजेता और उपविजेता कौन थी, मतलब किसने किसको हराया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेडिसन कीस ने आर्यन शवलेंका को हराया था। ठीक है, 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल फाइनल में मेडिसन कीस ने आर्यन शवलेंका को हराकर खिताब जीता। फाइनल मैच का स्कोर जो था वो 6-3, 2-6 और 7-5 था। ठीक है, यह मेडिसन कीस का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। ठीक है, आर्यना शवलेंका उस समय 2 बार डिफेंडिंग चैंपियन थी, 2023 और 2024 में, और वो लगातार तीसरी बार जीतने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, और फाइनल मुकाबला करीब 2 घंटे 2 मिनट चला। पूछा जाए कि यह फाइनल मुकाबला कितनी देर चला, तो 2 घंटे 2 मिनट चला। और इससे श्रीलंका की मेलबोर्न पार्क पर 20 मैच, मतलब 20 मैच जीत की श्रृंखला टूट गई। ठीक है, श्रीलंका जो है इस पार्क पर 20 मैच जीत चुकी थी। ठीक है, अब वो टूट चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी किसके साथ बढ़ती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तापमान वृद्धि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तापमान वृद्धि, इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, धातुओं मेटल्स में प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने पर बढ़ती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का टकराव बढ़ जाता है। प्रतिरोधकता रो पदार्थ मटेरियल की एक स्वतंत्र विशेषता है। यह लंबाई क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। प्रतिरोध बदल सकता है, पर रो केवल तापमान से प्रभावित होता है। ठीक है, तापमान में कमी धातुओं की प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, और कुछ पदार्थों जैसे सेमीकंडक्टर इसका उल्टा व्यवहार करते हैं। समानता धातुओं में ताप बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो इसके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, परमाणु नाभिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका सही जवाब है परमाणु नाभिक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, परमाणु नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, रदरफोर्ड ने 1911 में स्वर्ण पत्र गोल्ड फॉइल का प्रयोग किया था। अल्फा कणों का अधिकांश भाग सीधा निकल गया। इससे पता चला कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त एम्प्टी स्पेस होता है। कुछ अल्फा कण मुड़ गए और बहुत कम वापस लौटे। इससे निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेशित नाभिक होता है। इस प्रयोग ने थॉम्सन के प्लग पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया था। इस खोज के आधार पर ही बाद में बोर मॉडल विकसित हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका विभाजन में कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिका विभाजन में जो है 2। ठीक है, एक तो होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मिथोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 4। ठीक है, माइटोसिस में एक माता कोशिका से 2 समान आइडेंटिकल संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों मायोसिस और मायोसिस सेकंड में होता है, जिससे कुल 4
आपस आसमान बनती हैं, ठीक है? और माइटोसिस में क्रोमोसोम संख्या स्थिर रहती है। ये 2n है तो 2n ही रहेगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के जुलाई में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था? तो इसका सही जवाब है आकाश प्राइम, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, आकाश प्राइम। जुलाई 2025 में लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई में और 4500 मीटर से अधिक में आकाश प्राइम वर्जन का सफल प्रशिक्षण किया गया। आकाश प्राइम को विशेष रूप से हाई अल्टाइड उच्च पर्वतीय क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया, जहां कम तापमान और कम ऑक्सीजन होती है। प्रशिक्षण के दौरान आकाश प्राइम ने 2 तेज गति वाले हवाई लक्ष्यों को मारा, जिससे सिस्टम की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। डिफेंस मिनिस्टर ने बताया कि यह प्रशिक्षण फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल FOPM फिर्मिंग ट्रियल था, जिससे आकाश प्राइम के तत्काल सेवाओं में उतरने की तैयारी की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो परावैंगनी वायलेट प्रकाश के विचलन की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन थे आयाम, तरंग दैर्घ्य, तीव्रता और कोणीय आवर्ती। तो इसका सही जवाब है तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि विचलन विचलन तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, ठीक है। छोटी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें जैसे वायलेट ज़्यादा मुड़ती हैं और बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली जैसे रेड कम उड़ती हैं, ठीक है। वायलेट प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। वायलेट की जो होती है 400 नैनोमीटर होती है, ये सबसे कम होती है। और वेवलेंथ सबसे अधिक डाइवेशन होती है, ठीक है। रेड प्रकाश की डाइवेशन सबसे कम होती है। रेड की होती है 700 नैनोमीटर। सबसे लंबी वेवलेंथ सबसे कम बाइंडिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है प्रिज्म में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वेवलेंथ पर निर्भर करता है। छोटी तरंगदैर्घ्य पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, इसलिए प्रकाश अधिक मुड़ता है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहा जाता है। प्रिज्म के कारण वाइट लाइट रंगों में विभाजित हो जाती है, जिसे विवग्योर कहते हैं, ठीक है। विवग्योर कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगला क्वेश्चन था विच हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड? पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो इसका सही जवाब जो था वो ग्रोथ हार्मोन्स GH और TSH निकलते हैं। और ये पूछा जाए शरीर के मतलब कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह शरीर की कई अन्य स्रावी ग्रंथियों जैसे को नियंत्रित करती है, ठीक है। और एंटेरियल पिट्यूटरी कई महत्वपूर्ण हार्मोन बनाती है, जैसे GH बनाती है, TSH, FSH, LH, ACTH और प्रोलोलेच, ठीक है। और इसमें जो बनता है वो ADH बनता है। ग्रोथ हार्मोन शरीर की वृद्धि, ऊंचाई और कोशिकाओं विकास को नियंत्रित करता है। TSH जो होता है थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्साइड बनाने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था आयाम निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होता है? तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ध्वनि की प्रबल तीव्रता या वेग, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता। एप्टीट्यूड जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देती है, ठीक, लाउड होती है। लाउडनेस सीधे सीधे लाउडनेस जो होती है वो सीधे सीधे एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वेलोसिटी वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड से सीधा संबंध नहीं होता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विच कंट्री होस्टेड इन 51 D7 समिट 2025? तो ये जो पूछा गया था ये कनाडा है। इसको बोलते हैं कनानास्का, अल्बर्टा और कनाडा, ये 3 देश थे।
3 देश हैं, 1 देश है, 3 नाम हैं इसके। कनानास्का, अल्बर्टा और कनाडा, ठीक है? और क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच इंडियन क्रिकेटर वाज अवार्डेड द पद्म श्री इन 2025? वर्ष 2025 में पद्म श्री सम्मान किस भारतीय क्रिकेटर को प्रदान किया गया? ये क्वेश्चन फर्स्ट में भी पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब जो है वो रविचंद्र अश्विन जी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, रविचंद्र अश्विन को 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, कब? 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उनको 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में मिला था। ठीक है, 2025 के पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी को हुई थी और अश्विन इस सूची में इकलौते भारतीय क्रिकेटर थे। ठीक है, इकलौते जो हैं वो क्रिकेटर थे। ठीक है, अश्विन के उनके क्रिकेट करियर विशेषकर स्पिन गेंदबाजी में बेहतरीन योगदान और भारतीय टीम में दीर्घकालिक प्रभावशाली भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में और इसमें भी रिपीटेड है क्वेश्चन ये, कि भ्रष्टाचार साधारण सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक जो थी ऑप्शन नंबर सी 96वीं थी। ठीक है, 96वीं थी। सीपीआई 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा। भारत में 2024 में भारत का कुल स्कोर 38 रहा था, जो 2023 में 39 था। 2024 में भारत का स्कोर 38 रहा और जो कि 2023 में 39 था। 2023 में भारत की रैंकिंग जो है 93 थी, 2023 में 93 थी और 2024 में 3 पायदान नीचे गिरा, 96 हो गई। ठीक है, और सीपीआई रैंक में भारत जो है 0 से 10 स्केल दी जाती है, जहाँ पर 0 का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब और 100 का मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। 2024 की रिपोर्ट में दुनिया सबसे स्वच्छ कम भ्रष्ट देश डेनमार्क को माना गया। किसको? डेनमार्क जो है वो सबसे स्वच्छ देश माना गया। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, ये क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट का है, हु वाज द रनर अप इन 2000 ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।